महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो रही, ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ 2025 प्रयागराज आने वाले हैं। लेकिन उनके मन में एक ही सवाल आ रहा है, आखिर महाकुंभ पहुंचने के बाद उनके रुकने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो कैसे महाकुंभ तक पहुंच पाएंगे और त्रिवेणी संगम घाट पर जाकर उन्हें स्नान करना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कई लोगों के सवाल है, क्या कोई रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे महाकुंभ 2025 पहुंचेंगे, कौन से सेक्टर में आपको रुकने की व्यवस्थाएं मिलेंगी। बहुत से लोगों ने बताया कि टेंट मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखिए। बहुत से भक्त परेशान भी हो रहे हैं, जो लोग महाकुंभ आना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, सारी डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल, बड़ी से बड़ी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि कैसे आप महाकुंभ 2025 आएंगे, कहाँ पे रुकेंगे, कैसे आप त्रिवेणी घाट पहुंच के स्नान करेंगे, कौन कौन सी वो जगह है जो प्रयागराज महाकुंभ आने वाले भक्तों को विजिट करनी चाहिए, कितना खर्चा आएगा, कितने दिन की ट्रिप आपको प्लान करनी है। ये सारी चीजें, सारी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। क्यों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाला। मैं बराबर महाकुंभ 2025 एक्सप्लोर कर रहा हूं, इसलिए छोटी छोटी जानकारी में निकाल के लाया हूं और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। और एक जानकारी, क्या आपको साधु संतों के साथ स्नान करने दिया जाएगा, क्योंकि शाही स्नान भी पड़ रहे हैं। तो शाही स्नान नॉर्मल स्नान में क्या अंतर है, सारी चीजें भी आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको आना कैसे है। तो सबसे अच्छा तरीका, भारत के सभी मुख्य शहरों से सीधे प्रयागराज के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है और प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 9 स्टेशन से सारी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसमें से है प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी जंक्शन, छिवकी जंक्शन, रामबाग जंक्शन, जूसी, फाफामू, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम। यहाँ पे 3 स्टेशन एक जैसे है, प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग संगम और प्रयाग जंक्शन। इन तीनों में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों स्टेशन अलग अलग यहाँ पे बने हुए हैं। प्रयागराज संगम, प्रयाग जंक्शन वो ट्रेनें पहुंचेंगी जो लखनऊ होते हुए पहुंचे फाफामू होते हुए, उन लोगों को प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर जाने दिया जाएगा। और जो ट्रेन कानपुर वगैरह से जाएंगी वो प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पहुंचेंगी। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके अलावा जितने भी स्टेशन, इनमें से किसी भी रेलवे स्टेशन पे आपको आ जाना है। और यहाँ आने के लिए लगभग ट्रेनों की बुकिंग भी चालू हो गई, जो गवर्नमेंट की तरफ से करीब 13,000 ट्रेनों का जो संचालन किया जाना है। तो ट्रेनों को बुकिंग चालू, आप आराम से बुकिंग करिए और किसी भी स्टेशन पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला सवाल है, आप कैसे पहुंचेंगे महाकुंभ त्रिवेणी घाट तक। तो सभी स्टेशनों से लगभग त्रिवेणी संगम की दूरी 5 से 7 किलोमीटर के आसपास बचती है। प्रयागराज संगम का जो रेलवे स्टेशन बना है, यहाँ से 2 किमी के आसपास पड़ती है और रामबाग से 5 किलोमीटर के आसपास त्रिवेणी संगम पड़ेगा और फाफामू थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा। इसके अलावा 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पड़ने वाली है त्रिवेणी संगम की। अब यहाँ पे बात आती है, कैसे आप पहुंचेंगे। तो सबसे जरूरी है, आप किस दिन आ रहे हैं। अगर आप शाही स्नान के दिन में आ रहे हैं, नॉर्मल दिनों पे आ रहे हैं, तो भाई जितने भी नजदीक रेलवे स्टेशन है, तो लगभग 2 किलोमीटर तक के लिए आपको रिक्शा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उसके आपको आगे पैदल ही जाना पड़ेगा, तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल चलना पड़ेगा, तभी आप त्रिवेणी घाट संगम पहुंच पाएंगे। और इसके अलावा जो प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन बना हुआ है भाई, तो प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन शाही स्नान वाले दिन बंद कर दिया जाएगा। तो शाही स्नान वाले दिन यहाँ से ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि त्रिवेणी संगम का सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो प्रयागराज संगम ही पड़ता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, लगे हाथ शाही स्नान कौन कौन से दिन है और नॉर्मल स्नान की डेट कब कब है और कैसे आपको साधु के साथ स्नान करना है, करने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को हो जाएगी, माघी पूर्णिमा के साथ, और इसी दिन नॉर्मल स्नान है। इस दिन कोई भी साधु संत स्नान नहीं करेगा। यहाँ पे लोगों का स्नान, यहाँ पे शाही स्नान नहीं होगा। इसके दूसरे दिन 14 जनवरी को खिचड़ी वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन शाही स्नान है। तो जितने भी साधु संत नागा साधु कुंभ पहुंच रहे हैं, वो इसी दिन सबसे पहला भव स्नान करेंगे। और स्नान करने के साथ ही जो भक्त पहुंचेंगे, जो लोकल लोग पहुंचेंगे, उनके लिए कोई भी प्रोटोकॉल नहीं रखा गया। साधु संत जैसे स्नान कर लेंगे, उसके तुरंत बाद ही आम लोगों को वहां पे स्नान करने दिया जाएगा। और साधु संत जो स्नान करते 1.5 से 2 घंटे में पूरा स्नान उनका कंप्लीट हो जाता है और काफी
सुबह सुबह वो अपना स्नान करते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको शाही स्नान वाले दिन स्नान नहीं करने दिया जाएगा। आप बहुत आराम से, साधु संत लोग जब स्नान कर लेंगे उसके बाद बहुत आराम से स्नान कर सकते हैं। 14 तारीख के बाद जो अगला स्नान पड़ेगा वो पड़ेगा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन, और मौनी अमावस्या का जो स्नान होगा यह भी शाही स्नान। इस दिन भी अखाड़े वाले जितने भी नागा साधु हो जाके त्रिवेणी संगम पे स्नान करेंगे। कोशिश करें कि आप मनी अमावस्या पे ना आए, क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलने वाली महाकुंभ 2025 पर मौनी अमावस का स्नान सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो इस दिन अगर आप आते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है। इसके बाद 3 फरवरी को आपका शाही स्नान पड़ेगा बसंत पंचमी को। तो बसंत पंचमी वाले दिन भी नागा साधु स्नान करेंगे, और नागा साधु स्नान करने के बाद ही आम लोगों को स्नान करने दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, नागा साधु अपनी तीर तलवार कमान बहुत सारी चीजों के साथ स्नान करते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना घटे, इसीलिए नॉर्मल लोगों को वहां पे रोक दिया जाता है। और इस बार का प्रोटोकॉल किसी भी प्रकार का नहीं लगा, आम लोग स्नान कर पाएंगे। बस उतनी देर आपको रोका जाएगा उस घाट पे जहां पे नागा साधु स्नान कर रहे होंगे। इसके अलावा कहीं पे भी आप स्नान कर सकते हैं, आपको नहीं रोका जाएगा। शाही स्नान वाले दिन अगर आप आते हैं और त्रिवेणी पे ही आप स्नान करना चाहते हैं शाही स्नान वाले दिन, तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही अखाड़े वाले स्नान करके निकल जाएंगे उसके बाद आप वहां पे स्नान कर सकते हैं, और त्रिवेणी संगम पर जाने के लिए वहां पे बोट वगैरह आपको मिल जाएगी, जो गवर्नमेंट के द्वारा रेट फिक्स किया गया है। आपको 1 रुपया के आसपास चार्ज देना पड़ेगा, पहले होता था लेकिन इस बार बढ़ाया गया है। कुछ तो आप बहुत आराम से बोट से जा सकते हो उस स्थान पे जहां पे त्रिवेणी संगम होता है, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। वहां जाके आप स्नान कर पाएंगे। ये तो बात हो गई शाही स्नान वाले दिन। इसके अलावा भी वहां पे नॉर्मल स्नान भी होंगे, जैसे कि शिवरात्रि वाले दिन आपका नॉर्मल स्नान पड़ने वाला है, और इसके अलावा माघी पूर्णिमा वाले दिन आपका शाही स्नान पड़ेगा, जिसकी डेट है 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि, और 13 जनवरी का मैं पहले ही बता चुका हूं ये नॉर्मल स्नान होगा। 13 जनवरी को भी अखाड़े वाले स्नान करने नहीं जाएंगे, तो आप बहुत आराम से स्नान कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों के सवाल थे कि स्नान करने के समय चेंजिंग रूम की उपलब्धता क्या होगी, वॉशरूम की उपलब्धता क्या क्या होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक दिन में ही आएंगे, सुबह सुबह स्नान करके शाम तक वापस चले जाएंगे। तो वहाँ पे जितने भी घाट बनाए गए हैं प्रॉपर तरीके से हर जगह पे चेंजिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं। चेंज करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन जो लोग 1 डे की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और सुबह सुबह आ रहे हैं, उनको मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो भाई बाय ट्रेन आ रहे हैं तो सुबह सुबह आप फ्रेश ट्रेन में ही हो लीजिए, क्योंकि महाकुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ होगी। ऐसे में आप सुबह सुबह ट्रेन में फ्रेश हो लेंगे तो आपका जो फ्रेश होने का काम है भाई वो पूरी तरीके से पहले ही हो चुका होगा। और क्या सफाई आपको वहां पे मिलेगी, कितनी ज्यादा मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि करोड़ों लोग आते हैं। बहुत लोग सफाई रखते नहीं है भाई, बहुत लोग रखना चाहते हैं, मजबूरी बस नहीं रख पाते। तो 1 डे की जो ट्रिप प्लान कर रहे भाई, तो ट्रेन में ही फ्रेश सोले, ब्रश वगैरह कर ले। स्नान करने के लिए ट्रेन्स होते हैं ना, सीधे त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए पहुंच जाए। ये तरीका सबसे अच्छा होगा जो लोग स्नान करने शाही स्नान वाले दिन आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कैसे आप त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे शाही स्नान वाले दिन। तो शाही स्नान वाले दिन मैंने पहले ही बता दिया कि भाई 3 से 4 किलो आपको पैदल चलना पड़ेगा, तभी आप त्रिवेणी संगम पहुंच पाएंगे स्नान करने के लिए। इसके अलावा पूरे संगम तट पे जहां से गंगा मैया जो फाफाम वाला ब्रिज वहां से शुरू हो जाती है, और इधर नैनी से जो आपका घाट बना हुआ है किले के बगल से, यहाँ से लेके हर तरफ आपको सिर्फ गंगाजी में घाट बनाया जा रहे हैं। कहीं पे पक्के घाट बनाया जा रहे हैं तो कहीं पे रेत भर के बालू लगाए जा रहे, ताकि हर जगह पे लोग स्नान कर पाए। तो हर तरफ आपको स्नान करने के लिए बहुत सारे घाट मिल जाएंगे। अगर आप त्रिवेणी संगम पे स्नान नहीं करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य सिर्फ स्नान करना है, तो आप कहीं पे भी स्नान कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है रुकने की, क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी, क्योंकि रुकने के लिए भाई बहुत ज्यादा इशू है। बहुत ज्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हो। 15,000 से 20,000 ऐसे रेट बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि 1500
20,000 जो रेट बताए जा रहे हैं वो कौन से हैं? तो 15 से 20 उन कॉटेज के रेट होने वाले हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एजेंसियों ने अपने कॉटेज बनाए हैं, टेंट सिटी बनाई है, वहां के जो रेट रखे गए भाई वो 15 से 20 के आसपास रखे गए हैं। उसका कारण एक ये होता है कि भाई बहुत से विदेशी सैलानी आते हैं, बहुत से ऐसे रिच लोग आते हैं जो बहुत अच्छा खर्च करते हैं और बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉटेजेस बनाए गए हैं भाई आम लोगों के बजट से बाहर। क्योंकि हम आप तो भाई -200 का कॉटेज लेके नहीं रुकने वाले हैं, और अगर आप रुक सकते हैं तो भाई बहुत आराम से आप इनकी जो वेबसाइट है सातों टेंट सिटी की, इनकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट पे आप जाके आप बहुत आराम से बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। यहाँ पे तो डोम सिटी भी बनाई गई है लगभग, जिसका किराया 1 लाख के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें या तो विदेशी लोग आके यहाँ पे रह पाएंगे या तो वो लोग जो बहुत अच्छा खर्च करना चाहते हैं। उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है या तो वो अपने लिए होटल की बुकिंग कर ले पहले से, या फिर कहीं जो होम स्टे वहाँ पे बनाया जा रहा है वहाँ पे बात कर ले। इसके अलावा वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको छोटे छोटे टेंट सिटी देखने को मिल जाएंगे जो वहाँ पे लोकल लोगों ने लगाया है, छोटी छोटी एजेंसियों ने लगाया है। तो मैं आपको बता दूं, त्रिवेणी संगम घाट से लगभग 2 किलोमीटर की जो रेंज है वहाँ पे आपको कोई भी रैन बसेरा देखने को नहीं मिलेगा। रैन बसेरे आपको बहुत दूर दूर देखने को मिलेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको रेलवे स्टेशन के आसपास रैन बसेरे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप रैन बसेरे का सहारा लेना चाहते हैं तो फिर आप रेलवे स्टेशन के पास में ही रैन बसेरे का सहारा ले सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है रैन बसेरा, आप रेलवे स्टेशन के आसपास रुक जाइए। यहाँ से त्रिवेणी संगम की दूरी ही भाई 3 से 4 किलोमीटर हो जाती, तो आप 4 किमी पहले रुकेंगे और वहाँ से पैदल आएंगे त्रिवेणी घाट स्नान करने, फिर 4 किलोमीटर पैदल जाएंगे वापस में। तो इससे अच्छा तरीका है आप बाय ट्रेन आते हैं तो कहीं भी रेलवे स्टेशन के आसपास में अपने लिए रुकने की व्यवस्थाएं कर ले। आप जाए त्रिवेणी संगम में स्नान करे, पूरा एक्सप्लोर करे, और जब समय हो तब आप वापस अपने रूम पे आ जाएंगे। पैदल चलना पड़ेगा, कुछ दूरी तक आपको टैक्सी मिलेगी और कुछ दूरी आपको पैदल ही चलनी पड़ेगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा जो नॉर्मल लोग पहुंचेंगे जो कम बजट में अपनी यात्रा करना चाहते हैं। तो और जो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाकी जो टेंट सिटी बनाई जा रही है बहुत महंगी आप उनमें भी स्टे कर सकते हैं। और ये जो सारी टेंट VIP सिटी बनाई जा रही है ना, ये अरेल घाट की तरफ बनाई जा रही है। त्रिवेणी घाट से ठीक सामने जब आप देखेंगे नास उस पार जाएंगे तो आपको अरेल घाट पड़ता है। और जितने भी ट्रेन नैनी जूसी इन रेलवे स्टेशन पे आएंगी तो उन लोगों के लिए अरेल घाट नजदीक पड़ने वाला है। तो वहाँ पे ही सारी VIP भी ये कॉटेज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा IRCTC ने भी अपने कॉटेज बनाए, बहुत ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं। तो परेशानी तो थोड़ी सी आपको होगी और पैदल आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। मैं पहले ही बता दूं, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है, पैदल नहीं चल सकता है, तो भाई शाही स्नान वाले दिन आप अवॉइड करिएगा। नॉर्मल के दिनों में ही आपको स्नान करने प्रयागराज महाकुंभ 2025 आना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप शाही स्नान वाले दिन स्नान करना चाहते तो आपको शाही स्नान जिस दिन उस दिन सुबह सुबह प्रयागराज नहीं आना है। आपको एक दिन पहले ही प्रयागराज आ जाना है और अपने लिए रुकने की सारी व्यवस्थाएं कर लेनी है, ताकि आपको कम बजट में सारी चीजें उपलब्ध हो जाए। और कोशिश करें जितना पहले आपको रूम मिल जाए, जितना पहले आपको गेस्ट हाउस मिल जाए त्रिवेणी संगम से, उतना ही पहले ले ले। ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश ना करें। जितना नज़दीक आप पहुँचते जाएंगे त्रिवेणी संगम के, उतना आपको महंगाई मिलेगी, उतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी, उतनी ज़्यादा रस आपको मिलने वाली है। छोटी छोटी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है। भाई वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि सारी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप कैसे रुक पाएंगे महाकुंभ में। और अब बात करते हैं, बहुत से लोग बस से आना चाहते हैं। भाई गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी बसें भी चलाई जा रही है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी कार लेके आना चाहते हैं। पार्किंग की व्यवस्था कैसी होने वाली है, तो भाई महाकुंभ आने वाले भक्तों के लिए पार्किंग भी बनाई जा रही है। आम के दिनों में शाही स्नान वाले दिन तो जो पार्किंग बनाई जा रही है भाइयों, तो 5 से 6 किलोमीटर पहले ही आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। इसके अलावा त्रिवेणी संगम से पहले भी पार्किंग बनाई जा रही है। नॉर्मल के दिनों में आप अपनी गाड़ी यहाँ तक ले जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक का सिस्टम देखने को मिलेगा कि आपके पास फास्ट ट्रैक गाड़ी में लगा है तो उसी हिसाब से चार्ज काट लिया जाएगा, और चार्ज अलग अलग
रखा जा रहा है, तो पार्किंग की व्यवस्थाएं भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर तरीके से की जा रही है। मोटरसाइकिल कार आप लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है, पैदल आपको चलना पड़ेगा। अब बात आती है साधु संत के अखाड़े में कैसे पहुंचेंगे, तो वहां पे बहुत सारे पीपे वाले पुल बनाए जा रहे हैं। तो पी वाले पुल नंबर मैं आपको बताए दे रहा हूं, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। इन पुलों से ही आवागम सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 10 नंबर पुल से जब आप जाएंगे, 7 नंबर पुल से आप जब जाएंगे, तो यहाँ पे आपको साधु संत के सारे अखाड़े, जितने भी बड़े बड़े जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा, ये इन सबके जो शिविर बनाए गए हैं, यहीं पे बनाए गए हैं। यहीं पे आपको सारे साधु संत भी देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे वो बालक वाला साधु हो, चाहे वो कन्या साधु जो बनी वो, चाहे वो हाथ उठाए वाले बाबाजी हो, तो ये सारे साधु संत आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलने वाली है। सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर 20 में सारे अखाड़े बनाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 20 से आप जब जाएंगे बाई तरफ 19 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर, ऐसे सेक्टर में भी आपको तरह तरह के साधु संत देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे साधु संत के आपको दर्शन भी हो जाएंगे। अब बात आती है आप कैसे स्नान करेंगे, तो आप एक दिन पहले पहुँचते हैं या फिर उसी दिन पहुँचते हैं। सबसे पहले आपको जाना है त्रिवेणी संगम में स्नान करना है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने में आपको आधे से 1 घंटे का समय लग जाएगा, और स्नान करने के बाद आपको जाना है सबसे पहले वहीं पे पड़ता है लेटे हनुमान जी मंदिर। लेटे हनुमान जी मंदिर में जाकर आपको दर्शन कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है अच्छे भट्ट में। दर्शन करने के लिए आप अच्छे वट जाइए, अकबर के किले के अंदर बना हुआ है, तो वहां पे अच्छे वट के दर्शन करिए, और वहीं पे पातालपुरी मंदिर बना हुआ पातालपुरी मंदिर में दर्शन करिए। पातालपुरी मंदिर के ऊपर भी एक अच्छे वट बना है, लेकिन ये जो मैं अच्छे वट बता रहा हूं दर्शन करने, ये पीछे साइड में बना हुआ है, तो आपको पीछे साइड जाके दर्शन कर लेने हैं। उसके बाद आप निकल आइए आगे, तो शंकर मंडपम मंदिर एक बना हुआ, यहाँ जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें और दर्शन जो आप करेंगे तीनों मंदिरों के, और जो त्रिवेणी संगम, इनके जो समय है लगभग पूरा दिन खत्म हो जाता है और समय बचता है, तो आप जाके नागवासुकी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे दिन रुकते हैं तो आप जा सकते हैं भरद्वाज मुनि आश्रम। भरद्वाज मुनि आश्रम आप जा सकते हैं। अलोपी देवी मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं जहां जाके आपको दर्शन कर लेने हैं। वेरी माधव मंदिर बना हुआ है जो कि प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन से पहले पड़ जाता है, तो आप यहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अगर महाकुंभ जा रहे हैं तो महाकुंभ आप घूमिए, अच्छे से घूमिए। आप जगह जगह साधु संत दिखेंगे। मंदिर बाय चांस आपसे कोई दर्शन करने को रह जाता है तो आप कभी भी आके प्रयागराज में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो नज़ारा आपको साधु संत का देखने को मिलने वाला है, जो आपको माहौल प्रयागराज महाकुंभ में मिलने वाला है, जो पूरा डेवलप किया गया है, वहाँ जो सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप महाकुंभ मेला पहुँचे तो वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा साधु संतों से मिल पाए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत से वहाँ पे आपको साधु ऐसे भी मिलेंगे जो लालची टाइप के हैं, जो बने हुए साधु है, चोर डाकू, इस तरीके के भी साधु महाकुंभ पहुँचते हैं बाबा का भेष लेके। तो उनसे आपसे सतर्क रहना है। बहुत ज़्यादा पैसा दान नहीं करना है, किसी के चंगुल में नहीं फंसना है। और एक चीज मैं बता दूं, जो टेंट सिटी की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है भाई, वहां पे फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अपने लिए टेंट सिटी की बुकिंग करनी है। अब आखिर में बात आती है खाने पीने की, तो खाने पीने की व्यवस्थाएं आपको प्रॉपर तरीके से पूरे महाकुंभ में मिल जाएंगी। जगह जगह आपको भंडारे देखने को मिल जाएंगे, जगह जगह छोटी छोटी दुकानें भी बनाएगी। अगर भंडारे में नहीं खाना चाहते, दुकानों पर भी खाना वगैरह खा सकते हैं। खाने में आपको महंगाई ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाली। आपको जो महंगाई देखने को मिलने वाली है महाक में, वो सिर्फ टेंट में रुकने के लिए ही देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। अगर आप महाकुंभ 2025 इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। आपको तुरंत ही उसका जवाब दिया जाएगा और कोशिश होगी कि आपकी समस्या का हल भी हमारे द्वारा निकाला जाए, क्योंकि महाकुंभ 2025 को बराबर कवर कर रहा हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हर महादेव का कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो।